यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा। सूची की जब हमने बात की थी तो सूची में विषयों की संख्या 97, 62, 52, थोड़ा सा इसमें बदलाव होता रहा है समय के साथ साथ। जो यूनियन सूची है उसमें 100 विषय हैं। 97 सूची में विषयों के बदलाव का प्रावधान है। जैसा मैंने पूर्व में बताया, जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार राज्य सरकार की सूची में कानून के विषय पर कानून बना सकती है और साथ ही प्रक्रिया में जाते हुए वह राज्य की सूची के कुछ विषयों को समवर्ती में भी स्थानांतरित कर सकती है। तो इसलिए यह संख्या बदल सकती है। वर्तमान में यह संख्या 100 है। केंद्र सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती में 52 विषय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विषयों का विभाजन कैसे होता है। इसके साथ एक बिंदु और, ये जब सूचियों का विभाजन होता है तो सूचियों में होने आने वाले विषयों की संख्या तो एक और स्पष्ट करती है कि केंद्र के पास सबसे ज़्यादा विषय हैं। इसके अलावा जो विधायिकी प्रावधान है, विधायिकी संबंधों की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें हम देखेंगे कि सेंटर सबसे ज़्यादा हावी है, उससे कम समवर्ती सूची और सबसे कम राज्य सूची। अर्थात यदि समवर्ती सूची या राज्य सूची में कुछ कानून बना तो सबसे पहले यूनियन को उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत मिलती है, उसके बाद समवर्ती सूची और उसके बाद राज्य सूची। किसी भी तरह का विरोध यदि होगा राज्य सूची और केंद्र सूची के बीच में, तो केंद्र की जो कानून, केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून का पालन करने के लिए राज्य बाध्य हैं। और यही स्थिति कमोबेश समवर्ती सूची बनाम राज्य सूची में लागू है। इसके बाद अब मैं उन सब उदाहरणों की ओर चलता हूं जो इन संबंधों से संबंधित हैं, चाहे वे विधायिकी संबंध हों। विधायिकी संबंध के अंतर्गत गत 70 वर्षों में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, उनका जिक्र मैं करूंगा। उसके साथ ही प्रशासनिक संबंधों को लेकर भी कुछ उदाहरण देकर ये स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार प्रशासनिक संबंधों में उतार चढ़ाव आता रहा है, केंद्र हावी रहा है, राज्य कमज़ोर रहा है, वाइस वर्सा। कैसे चुनाव की प्रक्रिया इन संबंधों को प्रभावित करती है। चुनाव के प्रक्रिया नहीं, बल्कि बेहतर होगा ये कहना कि कैसे चुनाव के परिणाम इन संबंधों को भी प्रभावित करते आए हैं। साथ ही हम जानेंगे कि वित्तीय व्यवस्था में भी कैसे कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो एक तरीके से लैंडमार्क घटनाएं हैं, जिन्होंने इन संबंधों को बड़ा स्पष्ट किया है। इन संबंधों से होने वाले टकराव के बाद स्थिति में सुधार लाया है, आदि आदि। इन सब उदाहरणों को जानने के बाद अब हम मान सकते हैं कि अब अच्छी तरह हम इस बात से वाकिफ़ हो गए हैं कि एक संघ में राज्य और केंद्र के बीच में कैसे संबंध रहते हैं, आदर्श संबंध कैसे क्या होने चाहिए और व्यावहारिक दृष्टि से वास्तव में धरातल में इन संबंधों में कैसे उतार चढ़ाव आता रहता है, इसको अब हम समझ गए। और यही राजनीति है। यदि भारत की राजनीति को समझना है तो हमें केंद्र और राज्य के संबंधों से जुड़े हुए मुद्दों को समझना होगा और चुनावी राजनीति को समझना होगा। अर्थात मूल रूप से यदि हम 2 अध्यायों का अच्छे से अध्ययन कर लें, जिसमें से एक है चुनाव और प्रतिनिधित्व और दूसरा ये अध्याय
संघवाद। तो इन 2 अध्यायों के अध्ययन के बाद भारत में जो राजनीति चलती है, जिसे हम राजनीति कहते हैं, पॉलिटिक्स, चलती भाषा में हम कहते हैं बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, इस पॉलिटिक्स से हम रूबरू होंगे और उसको अच्छी तरह समझ जाएंगे, उसके विभिन्न आयामों को, विभिन्न उसके दायरे को, उसके विभिन्न डायमेंशंस को। संघ और राज्य का जो विषय है हमारे संविधान में, वह भाग 1 में है, क्योंकि वहीं से भारत की राजनीतिक जो व्याख्या है वो शुरू होती है। जो प्रणाली है वो संघ बनाम संघ राज्य संबंधों से ही शुरू होती है। पहला अध्याय हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, दूसरा अध्याय नागरिकता, और तीसरा मूल अधिकार जिसका हमने अध्ययन किया है, चौथा उसी प्रकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी दूरदर्शिता के साथ संविधान का निर्माण किया, और वह भी ऐसा संविधान जो गत 70-80 वर्षों से स्थायी है। पूरा विश्व बदल गया है, भारत भी काफ़ी कुछ बदला है। टेलीफोन की जगह मोबाइल आ गई हैं, 1947 की कारों की जगह आज अत्याधुनिक कारें आ गई हैं, और न जाने कितनी तरह के परिवर्तन हुए हैं। इन सारे परिवर्तनों के बावजूद हमारे संविधान में एक सततता रही है, और इस सततता का पूरा श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है, जिन्होंने बड़े कौशल के साथ, बड़े गहरी सोच के साथ हमारे संविधान का निर्माण किया है और सुनिश्चित किया है कि संविधान स्थायी हो, अक्षुण्ण हो। राज्यों और केंद्र के बीच के संबंधों के कुछ पहलुओं को समझने के बाद अब हम आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत की स्वतंत्रता का इतिहास, और वह मुद्दा है जम्मू कश्मीर राज्य और उसकी विशेष स्थिति। जम्मू कश्मीर राज्य और उसकी विशेष स्थिति किस संबंध में? भारतीय संघ के संबंध। केंद्र राज्य संबंधों को जैसे 3 संबंधों में बांटा है, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, तो इनकी धाराओं पर एक नज़र डालें। लेजिस्लेटिव अर्थात विधायी संबंधों की धाराएं 245 से 255, और ये भाग 11 में है, संविधान के भाग 11 में। उसके बाद प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव धारा 256 से 263। अब जो तीसरा जो संबंध का विषय है वित्तीय, वह भाग 11 में ना हो करके फाइनेंशियल या वित्तीय विषय भाग 12 में है। तो आप याद रखेंगे कि केंद्र राज्य संबंधों में 2 तरह के संबंधों का जिक्र भाग 11 में है संविधान में, तो वहीं तीसरी तरह के संबंध का जिक्र भाग 12 में है। संसद को जहां केंद्रीय सूची में कानून बनाने का अधिकार है, मंत्रिमंडल राज्य सूची में दखल दे सकता है। संसद को विदेशी मामलों में भी कानून, किसी तरह का कानून बनाने का अधिकार है। यदि लिस्ट की बात करें तो संघीय सूची जो है, संघीय सूची पूरे देश के लिए है, राज्य सूची केवल राज्य के लिए है, और समवर्ती सूची को देखा जाए तो उसे एक तरीके से कह सकते हैं समवर्ती सूची में वे विषय हैं जिनका डायरेक्ट संबंध, प्रत्यक्ष संबंध जनता से है। तो इस प्रकार हम इस सूची को इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि इनके विषयों का संबंध किससे है। समवर्ती का जनता से है, ये आप याद रखेंगे। इसके मायने ये हैं कि जैसे केंद्रीय सूची में हम रक्षा या रेलवे इसको देखते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से जनता से इनका सरोकार नहीं है। रक्षा का मामला, सुरक्षा का मामला
वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर समवर्ती में शिक्षा को देखें तो इसका सीधा संबंध देश की जनता से है और इसलिए समवर्ती में हम कह सकते हैं बेहतर समझ के लिए कि समवर्ती सूची का ताल्लुकात जनता से जुड़े हुए विषयों से है। इन सूचियों के मामले में एक बात हमको और जाननी है, वह है कि अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना, एक्स्ट्रा कोर्ट, अवशिष्ट विषय जहाँ है जो चौथी सूची है, उसमें ऐसे विषय हैं जो संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान बनाने के बाद, लागू करने के बाद आते हैं, जिसमें स्पेस है, इसरो है, परमाणु संबंधी विषय है, आदि आदि। अवशिष्ट सूची के बारे में हमें ये ध्यान रखना होगा कि अवशिष्ट सूची को अंग्रेजी में रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट की सूची कहते हैं और इसमें जो कानून बनाने का प्रावधान है वह कुछ इस तरह है कि राज्यसभा 2/3 प्रस्ताव यदि पारित करे तो राज्य सूची से भी कुछ विषय स्थानांतरित किए जा सकते हैं केंद्रीय सूची में। तो अवशिष्ट सूची में केंद्रीय संबंधी विषयों के अलावा, नए विषयों के अलावा जो केंद्र में जाते हैं, राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार है कि वह सूची में बदलाव कर सके। राज्यसभा के 2/3 प्रस्ताव से पारित होने पर ही यह बदलाव राज्य सूची से केंद्र सूची में संभव है और इसी के तहत जो किया गया है, पहले राज्य सूची में जहां 66 विषय थे, अब उनकी संख्या घटकर 61 हो गई है और समवर्ती सूची में या केंद्र की सूची में, समवर्ती सूची में ये संख्या बढ़ के समवर्ती में अब बढ़ के संख्या 66 के अब 52 हो गई है। जहां राज्यसभा की अनुशंसा पर कुछ विषय राज्य सूची से केंद्र या समवर्ती सूची में डाले जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वहीं केंद्र राज्य संबंधों की यदि बात करें तो हम देखेंगे कि धारा 243 से या 245 से 263 केंद्र राज्य संबंध पर है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ी हुई धारा इस विषय पर है और 264 से 300 इन धाराओं का संबंध संपत्ति से है, संविदा से है और फाइनेंशियल मैटर से है, अर्थात वित्तीय संबंधों से 264 से लेके 300 तक के मामले जुड़े हुए हैं। दो 265 को थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। 265 जो धारा है उसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि विधि के बिना कर का अधिरोपण नहीं हो सकता। बिना कानून बनाए ये इस पे किसी तरह का कर का अधिरोपण नहीं हो सकता और 266 में कंसोलिडेटेड फंड का जिक्र है। देश का जो पूरा पैसा है वह 2 फंड में बटा हुआ है, एक है कंसोलिडेटेड फंड और दूसरा है कंटिंजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड को हिंदी में संचित निधि भी कहते हैं। संचित निधि के मायने क्या हैं? संचित निधि में बजट, विनियोग, वेतन, ऋण आदि और भारत की जो देयता है, दूसरे देशों को जो पैसा देना है उससे जुड़ा हुआ जो धन है वह कंसोलिडेटेड फंड में आता है और कंसोलिडेटेड फंड धारा 266 के तहत गवर्न होता है, जिसमें कानूनी प्रावधान होना जरूरी है। इसका एक पैसा भी बिना किसी कानूनी अनुमति के खर्च नहीं किया जा सकता।
दूसरी ओर कंटिंजेंसी फंड है। कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि और कंटिंजेंसी फंड आकस्मिक निधि। ये आकस्मिक निधि जो रहती है इसका खर्च कुछ अन्य मदों पर किया जाता है और कंटिंजेंसी फंड जैसा कि शब्द से स्पष्ट है किसी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है और राष्ट्रपति के द्वारा यह होता है। धारा 267 आकस्मिक निधि के संबंध में है। धारा 280 वित्त आयोग का जिक्र मैंने किया है पूर्व में। इसका जो गठन होता है वो धारा 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। अब 5 वर्ष के काल में होता है और इसमें 3 सदस्य होते हैं। मूल रूप से ये जो वित्त आयोग है केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है आगामी 5 वर्षों के लिए। इसके बाद एक धारा और है जो महत्वपूर्ण है हमारे समझने के लिए, वह है धारा 300 क। 300 क के तहत बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। आपको याद होगा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार एक मूलभूत अधिकार हुआ करता था हमारे मूल संविधान में। बाद में से कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया और मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। जब इसे कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया तो उसको धारा 300 क में परिभाषित किया गया। संपत्ति या प्रॉपर्टी को एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार एक नज़र हम डालें थोड़ा संविधान के उस क्रम पर जिसमें किस अनुच्छेदों को किन विषयों के तहत डाला गया है, तो हम देखेंगे कि संघ राज्य अनुच्छेद 1 से 4, भाग 1, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11 मूलभूत अधिकार मौलिक अधिकार अध्याय भाग 3, 12 से 35 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4, 36 से 51, फिर 4 क जिसका संबंध कर्तव्य से है, 51 क, फिर 5वां है संघ, 5वां भाग का संबंध संघ से है, 52 से 151, 6वां है राज्य, 6वां भाग राज्य, 152 से 237 तक। उसके बाद 7वां भाग जो है उसका संबंध स्टेट से है, स्टेट बी से, धारा 298। 8वें भाग का संबंध यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्रों से है, 239 से 242 तक। 9वां अध्याय 9वां भाग का संबंध पंचायत से है। स्थानीय शासन के संबंध में भाग 9 का इसका संबंध जुड़ा हुआ है, जिसमें भाग 9 में 243 का संबंध पंचायत से है, नगर पालिका का संबंध 243 से है और जो कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं वह भी 243 से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन 9 क और 9 ख के रूप में।
10वां भाग है शेड्यूल्ड एरिया 244 और भाग 11 फिर से सेंटर स्टेट रिलेशंस के संबंध में है। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो शब्द है फेडरेशन या संघ, वो हमारे संविधान में उसका उपयोग कहीं नहीं हुआ है। यद्यपि कक्षा के दौरान, अध्याय के अध्ययन के दौरान संघ शब्द का बारंबार उपयोग हुआ है, पर संवैधानिक रूप से इसका उपयोग हो, लेकिन संविधान में यह शब्द नहीं लिया गया। उसके बदले हमारा संविधान इसे यूनियन कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो संघात्मक या संघीय प्रणाली का अर्थ यूनियन ऑफ स्टेट्स माना जाता है, हमारे संदर्भ में फेडरेशन नहीं। भारत का जो फेडरेशन सिस्टम है वह कनाडा से काफ़ी कुछ लिया हुआ है। याद रखेंगे, अमेरिका से नहीं। अमेरिका का संघीय मॉडल बिल्कुल अलग है। कनाडा का संघीय मॉडल हमारे संघीय मॉडल से काफ़ी कुछ मिलता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में संघीय मॉडल की प्रेरणा हमने कनाडा से ली है। किस रूप में हम कनाडा से मिलते हैं? पहला, जिस ढंग से संघ बना है। दूसरा, जिस ढंग से डिसइंटीग्रेशन के प्रावधान हैं, जिसमें डिसइंटीग्रेट होने का, अलग होने का प्रावधान ही नहीं है। तीसरा, यूनियन शब्द की जो प्राथमिकता हमारे संघ में है वह भी कनाडा में भी कमोबेश वैसी है। कैनेडियन फेडरेशन जो है कनाडा का, उसे भी यूनियन कहते हैं। और चौथा, जो इस बात को साबित करता है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स की प्रेरणा हमने कनाडा से ली, उसका चौथा उदाहरण ये हो सकता है कि जैसे कनाडा के संविधान में केंद्र के हाथ में ज़्यादा शक्तियां हैं, वैसा ही भारत के संविधान में केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सत्ता को ज़्यादा शक्तियां, संघ को ज़्यादा शक्तियां, यूनियन को ज़्यादा शक्तियां। हम फेडरल गवर्नमेंट बनाम यूनिटरी गवर्नमेंट की यदि तुलना करें, एक तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा सा ज़रूरी होगा एक सही समझ के लिए। तो फेडरल गवर्नमेंट में डुअल सरकार होती है, दो तरीके की, एक नेशनल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, जबकि यूनिटरी में एक ही सरकार होगी। ये एक सरकार चाहे तो कुछ रीजनल सरकारें बना सकती है, लेकिन भारत के संदर्भ में रीजनल सरकारें बनाई नहीं जाती। रीजनल सरकारें, क्षेत्रीय सरकारों के लिए अलग से प्रावधान है जिसे राज्य सरकारें कहते हैं। दूसरा अंतर, फेडरल में
रिटन संविधान होता है, लेकिन यूनिटरी में जरूरी नहीं है कि लिखित संविधान हो। संविधान लिखित भी हो सकता है जैसा कि फ्रांस में है, या अनरिटन भी हो सकता है जैसा कि इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के अनरिटन संविधान के मायने क्या है ये भी थोड़ा हम समझ लें। वहाँ संविधान लिखित नहीं है, इसका मतलब ये नहीं वहाँ कोई भी कानून कैसा भी मन मर्जी से बना सकता है। इसका अर्थ केवल यही है कि वहाँ भारत की जैसे संविधान जैसी एक पुस्तक नहीं है। कानून अलग अलग रूप से बने हुए हैं और अपनी अपनी जगह लिखे हुए हैं, एक संविधान की पुस्तक के रूप में एकीकृत नहीं है। यही अंतर है। तीसरा अंतर दोनों में, फेडरल बनाम यूनिटरी में, कि शक्तियों का विभाजन। जबकि यूनिटरी में शक्तियों का विभाजन नहीं होता, सारी शक्तियां केवल एक और एक केंद्रीय सरकार में रहती हैं। चौथा अंतर, संविधान सुप्रीम होता है, सर्वोच्च होता है, लेकिन यूनिटरी में संविधान सर्वोच्च हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे जापान में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन ब्रिटेन में संविधान नहीं है सबसे ऊपर, संसद है। पांचवा अंतर, फेडरल गवर्नमेंट में संविधान जो है वो बड़ा रिजिड रहता है, क्योंकि कई तरह की सरकारें हैं। स्पष्टता के लिए आवश्यक है कि संविधान लिखित हो, और चूंकि लिखित है उसमें स्पष्टता हो बिल्कुल, और इसलिए रिजिड रहता है, कठोर रहता है, जिसमें संशोधन के प्रावधान सरल नहीं होते। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट ने संविधान जो है वह नरम भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। ब्रिटेन में बड़ा फ्लेक्सिबल है, किसी कानूनी प्रक्रिया को, किसी कानून को बदलने की प्रक्रिया जो है बड़ी सरल है। लेकिन फ्रांस में बहुत रिजिड है, जबकि दोनों ही यूनिटरी सरकारें हैं। छठवां अंतर, जुडिशरी के मामले में। जुडिशरी के मामले में फेडरल गवर्नमेंट में जुडिशरी स्वतंत्र रहती है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में जुडिशरी स्वतंत्र हो सकती है, नहीं भी हो सकती। यह विभिन्न देशों पर निर्भर करता है। सातवां अंतर, फेडरल मामले में जो संसद है वह दो सदनीय होता है, उसके दो सदन होंगे। जैसे लोकसभा और राज्यसभा जैसे भारत में है, या हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स जैसा बातें हैं। लेकिन यूनिटरी में जरूरी नहीं है कि दो हो, दो भी हो सकता है, एक भी। इंग्लैंड में दो है, जिसका मैंने जिक्र किया, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स। लेकिन यूनिकैमरल भी हो सकता है, अर्थात एक ही हाउस होगा, जैसे चाइना में, वहाँ यूनिटरी सरकार है और एक ही सदन है, दो सदन की व्यवस्था वहाँ नहीं है।